नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां अब से कुछ ही देर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। निषाद पार्टी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर अब से कुछ देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 दिन गोरखपुर में ही इस दौरान वहां रहेंगे। कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा शुरू हो रहा है, जहां 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अब से कुछ ही देर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जिसके बाद निषाद पार्टी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और फिर दोपहर करीब 3:30 बजे चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 4 दिनों का उनका गोरखपुर दौरा है। आज गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज निषाद पार्टी के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। करीब 3:30 बजे चंपा देवी पार्क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो 4 दिवसीय उनका दौरा है गोरखपुर का, और 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां से कुछ ही देर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां निषाद पार्टी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज से शुरू हो रहा है और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे। उनका 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज से शुरू हो रहा है, जहां आज अब से कुछ ही देर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरेंद्र दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर? इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भारी संख्या में निषाद वर्ग के लोग जुटे हुए हैं और पूरा दिग्विजयनाथ पार्क खचाखच कार्यकर्ता निषाद के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम की रूपरेखा बड़े भव्यता के साथ बनाई गई है। खासतौर पर कार्यकर्ताओं का हुजूम जिस तरह से देखा जा रहा है, वाकई ये परिवर्तन की एक आंधी आई है। आंधी के रूप में निषाद समाज इस समय एकजुटता बनाया हुआ है और खासतौर से आज संकल्प लोग लेके जाएंगे। अभी मंच से कुछ निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग संबोधन अपना दे रहे थे और उनका कहना है कि केंद्र में योगी को बनाना है प्रधानमंत्री और प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद को बनाना है मुख्यमंत्री। संकल्प आज लोग ले रहे हैं और इस संकल्प के साथ लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। खासतौर से बड़े पैमाने पर दूर दराज से प्रदेश के कई जगहों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और बस चंद समय बचे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कैबिनेट मंत्री अभी मंच पर सुशोभित होंगे और दूर दराज से आई निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। बस चंद समय बचे, चंद समय बाद हम बताना चाहेंगे कि मंच पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। जी हरेंद्र, कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 दिवसीय उनका दौरा है और इन 4 दिवस में किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे? देखिए, आज तो
निषाद समाज पार्टी का जो 10वां संकल्प दिवस है, इस कार्यक्रम में निकलने के बाद गोरखपुर 3 दिनों से 11, 12, 13 तारीख से चल रहे गोरखपुर महोत्सव के समापन में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे और कल सुबह मकर संक्रांति यानी 14 तारीख को खिचड़ी का जो महापर्व है, उस पर्व में गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे और 15 को मकर संक्रांति गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से घोषणा की गई है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। जी। 15 तारीख को मकर संक्रांति में शिरकत करेंगे, मंदिर में रहेंगे और 16 तारीख को मान्यता प्राप्त पत्रकारों का एक सम्मेलन है। उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो 4 दिनों का जो उनका दौरा है या जो उनका प्रवास है, 4 दिनों के प्रवास में काफी मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो है कि मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ा करके देश की और प्रदेश की जनता के सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हरेंद्र। वहीं वाराणसी के रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि 51 दिन की यात्रा में क्रूज 50 जगहों से होकर गुजरेगा, जिसमें पर्यटकों को न सिर्फ गंगा के किनारे दिखेंगे बल्कि यहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा जी हमारे लिए जल का स्रोत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी हैं। भारत की स्थितियां कैसी भी रही हों, मां गंगा ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे की पट्टी आजादी के बाद पिछड़ती चली गई। इससे लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था, इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का अभियान चलाया। यानी हमने गंगा के आसपास के राज्य में आर्थिक गतिविधियों का नया वातावरण बनाने का कदम उठाया। ये क्रूज अर्थ गंगा में अभियान को नई ताकत देगा। ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक व्यापार कारोबार को सुगम बनाने वाला है। इसी प्रकार जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे आना जाना भी आसान होगा, मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों, क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही है, इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं लखनऊ में शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है समाजवादी पार्टी के अंदर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जल्द ही शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रही है, जहां आपको बता दें कि मकर संक्रांति के बाद बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को मिल सकती है। जब से
प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ है, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से भी लगातार ये जानकारी मिल रही है कि शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि देखना होगा कि उनको ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, क्योंकि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए क्या जिम्मेदारी चाचा शिवपाल को दी जाएगी, ये बहुत ही अहम होगा। आपको बता दें कि सपा संगठन जल्द ही विस्तार करने जा रही है। संगठन में बदलाव की तैयारी में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। मैनपुरी उपचुनाव जीतने के बाद से ही शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी थी और लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो एक बड़ी जीत मैनपुरी में डिम्पल यादव को दिलवाई है शिवपाल सिंह यादव ने अपनी मेहनत के जरिए, उसके बाद में अब कहीं ना कहीं उन्हें उस जीत को लेकर के एक बड़ा इनाम मिल सकता है, यानी कि कोई बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के अंदर दी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी अब कब ये जिम्मेदारी देगी ये खैर देखना होगा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव लगातार यही कहते आए हैं कि जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे, पालेंगे उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। हालांकि अब ये जिम्मेदारी क्या होगी इस पे सवाल अभी लगातार बने हुए हैं। अरसू गए थे, अरसू के बाद यहाँ आ गए और हर जगह हमारा कार्यकर्ता स्वागत भी कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। अभी 18 तारीख को हम लखनऊ से चल कर के मऊ होकर के बलिया, फिर बलिया 19 तारीख को बलिया में कार्यक्रम करके गाजीपुर होकर के लखनऊ आएंगे और इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम लगातार लगते रहेंगे। और इसलिए ज़रूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार है। इन्होंने अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं है। अभी हम अरसू गए। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। स्कंदिता, देखिए लगातार जब से प्रसपा का सपा में विलय हुआ है और उसके बाद में जब मैनपुरी उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज डिम्पल यादव की तरफ से की गई, तो उसके बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के अंदर दी जा सकती है। लेकिन अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, ये जिम्मेदारी कब दी जाएगी और क्या ये जिम्मेदारी हो सकती है? अपडेट्स। देखिए, जब से बात की जाए खरौली में और मैनपुरी में जीत हासिल करने के बाद से, जब से उन्होंने शिवपाल जी ने अपनी पार्टी का विलय किया था, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनको समाजवादी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस पर राम गोपाल यादव ने भी एक बयान दिया था कि जल्द ही शिवपाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन अभी तक जिम्मेदारी उनको कोई दी नहीं गई है और शिवपाल जी ने भी कहा था कि उनको किसी पद का मोह नहीं है, वो जिंदगी भर समाजवादी पार्टी के साथ में वफादार रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे। लेकिन अभी तक एक बार भी शिवपाल जी पार्टी कार्यालय में नजर नहीं आए, क्योंकि लगातार अब उनका नया एम दिख रहा है, वो 2024 का चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उसको लेकर वो प्रयास कर रहे हैं कि मतलब पूरा ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से वो छोड़ना नहीं चाहते, एक मौका नहीं छोड़ना चाहते चुनाव जीतने का। और इसी की दिशा में लगातार अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि खरमास के बाद में 15 जनवरी के बाद में हो सकता है शिवपाल जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। पर क्योंकि शिवपाल जी एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उनके आने से पार्टी को मजबूती मिली है, तो उनके लिए वो पद क्या होगा इस पर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पद होगा जो शिवपाल जी को दिया जाएगा। तो उसमें तमाम 2-3 ऐसे जो पद हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का है कि हो सकता है उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। अगर उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, या फिर हो सकता है उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो अगर उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है या उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, तो उनके हाथ में जो कैबिनेट मंत्री के पास में जो पावर्स होती है, वो सारी पावर्स शिवपाल जी के हाथ में होंगी। जो सिक्योरिटी उनसे छीन ली गई थी इलेक्शन के वक्त में, वो सिक्योरिटी उनके पास में वापस आ जाएगी और पार्टी एक बार फिर से मजबूत होती नजर आ रही है। और अब जो इंतजार है वो इसी चीज का है कि कब शिवपाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और 24 के लिए किस तरीके से, क्योंकि संगठन का विस्तार होगा, संगठन में कुछ बदलाव भी कर सकती है समाजवादी पार्टी, और इसी दिशा में समाजवादी पार्टी के सुप्रीम अखिलेश यादव और शिवपाल जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए स्कंदिता।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आगरा की, जहां पर बमरोली कटारा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आगरा के बरौली कटारा में निरीक्षण करके पंचायत घर का उन्होंने उद्घाटन किया। चौपाल स्थल पहुंचकर डिप्टी सीएम ने कूड़ा गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही आपको बता दें कि चौपाल स्थल पर सरकारी प्रदर्शनी का भी अवलोकन उप मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर लखनऊ से, जहां पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की गई है। नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल सीएम के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। जापानी कंपनी की शिकायत पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और डिप्टी लेबर कमिश्नर डीके सिंह को शासन ने सस्पेंड कर दिया है। इसी मामले में पहले लेबर इंस्पेक्टर और एक बाबू को भी सस्पेंड किया गया था। जापानी कंपनी ने इनकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में भी की थी, जिसके बाद में अभी एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। तो भ्रष्टाचार को लेकर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त जापानी कंपनी ने इनकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी, जिसके बाद में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने 25,000 का ये जुर्माना लगाया है, जहां साल 2019 के प्रशांत पांडे बनाम पीआरओ एलयू मामले में ये अर्थदंड लगाया गया है। आयुक्त ने 250 रुपए रोज के हिसाब से वसूली के आदेश इस वक्त दिए हैं। तो एलयू के कुल सचिव पर 25,000 रुपए का यह जुर्माना लगाया गया है। 2019 के प्रशांत पांडे बनाम पीआरओ एलयू मामले में यह अर्थदंड ये जुर्माना लगाया गया है, जहां आयुक्त ने 250 रुपए रोज के हिसाब से वसूली के आदेश भी इस वक्त दे दिए हैं। लखनऊ के बाद अब अगली खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर अखंड नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले दो युवक की लोडर गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने निजी काम से सुल्तानपुर आए हुए थे। इनमें से एक जौनपुर जिले के एक सफाई कर्मी अपने पिता की बरसी का सामान खरीदने के लिए दोस्त के साथ बाइक से सुल्तानपुर आया हुआ था। लौटते समय लोडर गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस हादसे को लेकर गांव में कोहराम है। अगली महत्वपूर्ण खबर है रायबरेली से, जहां पर सड़क हादसे में मुख्य आरक्षी की मौत हो गई। छुट्टा मवेशी से टकराकर मुख्य आरक्षी की मौत हुई है। बैरियर ड्यूटी खत्म कर थाने से वापस आ रहा था मुख्य आरक्षी महेश पाल यादव। गदागंज थाना क्षेत्र के बरारा बुजुर्ग की पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। युवाओं से धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और साथ ही नकल रोकने के लिए सख्त कानून राज्य सरकार बना रही है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई हैं। तो ये बयान सामने आया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पेपर लीक मामले को लेकर।
जो पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ उस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नकल रोकने के लिए सख्त कानून राज्य सरकार बना रही है। साथ ही युवाओं से धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। पेपर लीक केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भी कई सारे नाम ऐसे हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार अभी लटकी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। देखिए, चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज। वहीं उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया है। 8 जनवरी को आयोजित हुई इस परीक्षा में राज्य भर में 1,14,000 अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया था। उत्तराखंड में 498 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही अनुभाग अधिकारी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के 380 सवाल बेच दिए। 36 अभ्यर्थियों को पेपर हल कराया। अब 12 फरवरी को दोबारा से पटवारी भर्ती परीक्षा ली जाएगी। इस दिन होने वाली सहायक लेखाकार परीक्षा अब 19 फरवरी को होगी। एसटीएफ ने मामले का ये खुलासा किया है। हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए हमने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्य। देखिए, जो इसमें संजीव चतुर्वेदी हैं जो कि अनुभाग अधिकारी हैं, वो राजपाल को पूर्व से जानता था। राजपाल एक जो कॉलेज था वहाँ पर लेक्चरार था, वहाँ पर इसके जो रिलेटिव थे संजीव चतुर्वेदी के, वहाँ पर अध्ययनरत थे। तो वहाँ से इनका संपर्क पिछले 5-7 साल पहले स्टार्ट हुआ था और यही संपर्क था। बाकी जो अन्य संजीव कुमार हैं और राम कुमार हैं वो राजपाल से लिंक्ड थे। जब हमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी से भी पूछताछ की गई थी। अभी इसमें विवेचना में भी उनको शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।